हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सी हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आजकल हम सब टैक्सॉइड में बिजी हैं, तो हमारा आज का वीडियो टैक्सॉइड में ही एक क्लॉज है, क्लॉज 44, उसके बारे में है। क्लॉज 44 टॉक्स अबाउट जीएसटी। तो हम अब उस क्लॉज में जो भी पॉइंट्स हैं उन सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैं उसके लिए अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर हम उस सभी जो क्लॉज 44 है उसमें जो भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोज 44 और 3 जैसे हम वी ऑल नो इट्स अबाउट जीएसटी एंड एक्सपेंडिचर। तो दिस इज द फॉर्मेट। जो क्लोज 44 का फॉर्मेट है, ड्राफ्ट, वो कुछ इस तरह से है। वो जो क्लॉज 44 स्टार्ट होती है उसमें लिखा है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, और ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो जो भी खर्चे हमने उसमें खर्चों के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन देनी है इस क्लॉज 44 में। तो इसमें टोटल 7 कॉलम्स हैं, 1 to 7। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर का, और बाकी जो कॉलम है वो हम 2 से लेकर 7 तक आगे आने वाले स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इनमें हमने रिपोर्ट करना है। तो जैसे सबसे पहले हेडिंग है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो हमने हमारे एक्सपेंडिचर है, क्या वो अकेला अकेला एक्सपेंडिचर रिपोर्ट करना है, जैसे परचेज का, फ्रेट का, इंटरेस्ट का, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हमने अकेला अकेला एक्सपेंडिचर डिस्क्लोज करना है। जैसे हेडिंग इंडिकेट्स ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो जो भी एक एंटिटी के टोटल एक्सपेंडिचर हैं उनको हमने एक ही लाइन में हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो भी है इंक्लूडिंग परचेजेस ऑल्सो, वो हम इसमें रिपोर्ट करना है। और अलग अलग देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे के सारे एक्सपेंडिचर हम इसको इकट्ठे रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी। दूसरा, अब हम कॉलम के वाइज चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 7 कॉलम है इसमें, तो पहला सीरियल नंबर, तो सेकंड कॉलम में जो है वो सेकंड कॉलम टॉक्स अबाउट टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग, जो हमने साल में टोटल एक्सपेंडिचर खर्च करे हैं, जो भी खर्चा करा है साल में, वो हमने इसमें रिपोर्ट करना है। सारे खर्चों को टोटल करके, चाहे वो रेवेन्यू आइटम्स है चाहे वो एक्सपेंडिचर आइटम्स है, वो हम इकट्ठी करके भी उसको क्लब रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर एट दी मैक्स रेवेन्यू को अलग से रिपोर्ट कर दो, एक्सपेंडिचर कैपिटल को अलग से रिपोर्ट कर दो, अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी टू रिपोर्ट सेपरेटली, यू कैन रिपोर्ट इन अ सिंगल लाइन ऑल्सो। कॉलम 3 से लेकर 6 तक और 7 नंबर, ये क्या कहते हैं? 3 से लेकर 6 और 7 कॉलम है, जो रिस्पेक्टिवली 3 से 6 कॉलम बात करता है खर्चा जो हमने रजिस्टर्ड एंटिटी से परचेजेस करे हैं, रजिस्टर्ड एंटिटी से सप्लाई रिसीव करी है। और जो 7 कॉलम है वो बात करता है जो अनरजिस्टर्ड जो एंटिटीज हैं उनसे हमने परचेज करी है, उनसे हमने सप्लाई ली है। तो ये 3 से 6 रजिस्टर्ड एंटिटीज के बारे में रिपोर्ट करनी है, और 7 नंबर हमने अनरजिस्टर्ड एंटिटी के बारे में रिपोर्ट करनी है। जो और इसकी फर्दर डेफिनेशन, जैसे जो एक्सपेंसेस जीएसटी के दायरे में आते हैं और जो सप्लाई कहलाती, जिसको कह सकते हैं, जो सप्लाई की डेफिनेशन में आते हैं, जीएसटी के दायरे में आते हैं, सिर्फ वही एक्सपेंडिचर हमने इसमें रिपोर्ट करने हैं, और 3 से लेकर 7 नंबर कॉलम तक, और बाकी कोई भी एक्सपेंडिचर हमने इसमें रिपोर्ट नहीं करना। हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे, ऐसे कुछ एग्जांपल देंगे कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो हमने रिपोर्ट करने हैं, और ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर जो हमने रिपोर्ट नहीं करने। तो ये आईसीएआई का गाइडेंस नोट है, उस वो भी एडवाइस करता है कि हम अपने रिकॉर्ड में कुछ वर्किंग पेपर बना के रखें इन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो ये उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है कि हमने जो अपने वर्किंग पेपर बना आप जैसे मर्जी सकते हो, बट इट इस फॉर्मेट में बनाओगे तो इट विल बी डेफिनेटली इजी एंड इजी टू रिकंसाइल एंड इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो आपको टोटल एक्सपेंडिचर है पीएनएल में आप डाले, वो आप इसमें लिख लीजिए सबसे पहले लाइन में। सेकंड, उन्होंने कहा कि जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करे हैं, जो पीएनएल में नहीं डाले, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि जो टोटल नॉन कैश चार्जेस हैं, नॉन कैश चार्जेस क्या है वो हम आने वाली स्लाइड में देखते हैं, देखेंगे। कुछ हमने लिखे हैं कि नॉन कैश चार्जेस क्या हैं। जो हमने नॉन कैश चार्जेस एज एन एक्सपेंडिचर बुक करें, उसको आप इसमें से लेस कर दीजिए। देन जो हमने एक्सपेंडिचर सिक्योरिटी और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हैं, वो भी हम इसमें लेस कर दीजिए। इसमें से जो हमने ऊपर किया था उसमें लेस कर दो। और जो एक्सपेंडिचर एज पर शेड्यूल 3 हैं, वो भी इसमें से लेस कर दीजिए। तो पहली 2 आइटम्स ऐड करनी है, उसके बाद वाली आइटम्स 3 लेस करनी है। तो जो आपका बैलेंस आएगा वो हमारा वो एक्सपेंडिचर होगा जो हमने टोटल इसमें रिपोर्ट करना है, और जिसको हमने बाइफरकेट करना है बिटवीन रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड को फर्दर सब डिवाइड करना है। तो दिस इज द फॉर्मेट जो हमें अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना चाहिए अबाउट ईच एंड एवरी एसएससी फॉर क्लोज 44 ओनली, राइट। देन जो इसमें फॉर्मेट है वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, क्या क्या चीज हमने रिपोर्ट करनी है। सबसे पहले उन्होंने कहा
टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे हमने कहा क्लॉज टू, इसका कॉलम टू एक्सपेक्ट डिमांड करता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है, देन रजिस्टर्ड एंटिटीज वाला, देन अनरजिस्टर्ड एंटिटीज वाला। तो ये हमने तीन चार चीजें फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब क्लास पॉइंट्स वो इसमें रिपोर्ट करनी। सबसे पहले तो इसमें बात आती है कि जो एक्सपेंडिचर है वो रजिस्टर्ड एंट्री, जो एक्सपेंडिचर हमने सप्लाईज ली है या हमने उनको खर्चा किया है, वो उन्होंने कुछ फर्दर सब डिवाइड कर दिया चार कॉलम में, राइट। कौन से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये चार कॉलम में उन्होंने वो बोले रजिस्टर्ड एंटिटीज वाले एक्सपेंडिचर सब डिवाइड कर दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड एंटिटी से हम एग्जम्प्ट सप्लाईज परचेज करते हैं उसमें उसको हमने इसमें रिपोर्ट करना है। जो एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है वो एक्सपेंडिचर, चाहे गुड्स का है चाहे सर्विसेज है, वो हमने कॉलम नंबर 3 में रिपोर्ट करना है। कॉलम नंबर 4 में हमने वो सप्लाईज रिसीट, वो सब एक्सपेंडिचर या वो सप्लाईज रिपोर्ट करनी है जो हमने कंपोजिशन डीलर से परचेज करनी है, राइट। कॉलम नंबर 5 में हमने वो सप्लाईज या वो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट करनी है जो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड एंटिटी से आए हैं। और कॉलम नंबर 6 में टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटी। अब टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड, सबसे पहले तो इसको हम अगर पढ़े, रजिस्टर्ड एंटिटी से हमने जो एक्सपेंडिचर किया है, चाहे वो एग्जम्प्ट है, चाहे कंपोजिशन है, चाहे रजिस्टर्ड है, उन सबका टोटल यहाँ डालना है। अब बात आती है टोटल पेमेंट। व्हाट इज टोटल पेमेंट? जो हमने परचेज करी है उनको जो पेमेंट करी, क्या वो रिपोर्ट करनी है या एक्सपेंडिचर ही रिपोर्ट करना है? तो इसमें बड़ा क्लियर है कि पेमेंट रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो एक्सपेंडिचर किया है उसी का टोटल हम इसमें डाल सकते हैं। तो मीनिंग दे रहा है जो हमने कॉलम नंबर 3 में डाला, कॉलम नंबर 4 में डाला और कॉलम नंबर 5 में डाला, उन सबका टोटल कॉलम नंबर 6 में आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक कॉलम कह सकते हैं इसको, कि जो 3 4 में डाला, 5 में डाला, उन सबका टोटल यहाँ डालना है। इसके लिए हमें कुछ ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ टोटल यहाँ पे आएगा, राइट। देन आगे ये हमने देखा, देन एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एज पर कॉलम नंबर 3। तो कॉलम नंबर 3 में जो हमने रिपोर्ट करनी है एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी से रिलेटेड, वो क्या है, वो क्या कहता है? एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी जो एग्जम्प्ट सप्लाईज हैं वो सेक्शन इसमें डिफाइंड है एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 47। तो वो कहते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax एंड इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इसमें एग्जाम सप्लाई में जो नील रेट ऑफ टैक्स है या होली एग्जम्प्ट है वो तो आती हैं, एंड इंक्लूड नॉन टैक्सेबल भी इसमें ऐड कर इंक्लूड करनी है। तो इसमें ये तो होगी एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन। और इसमें इन्होंने एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई शब्द यूज किया, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी डिफाइन है अंडर जीएसटी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 78 में। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या कहता है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स और अंडर दिस एक्ट और अंडर द आईजीएसटी एक्ट। उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और सप्लाई ऑफ एचएसटी। तो ये चीजें तो होगी जो एग्जाम्प्ट सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन होगी, जो हमने कॉलम नंबर 3 में डाली, राइट। इसकी भी हमने कुछ आगे डेफिनेशन ली है कि एग्जाम्प्ट सप्लाई हमने किस किस क्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्प्टेड गुड्स इंक्लूड्स, हमने यहाँ शब्द इंक्लूड्स लिखा है, इंक्लूड्स को बोल्ड भी कर दिया, कैपिटल लेटर में डाल दिया और रेड भी कर दिया, इंक्लूड, बिकॉज ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव एंड नॉट, ये नहीं है कि सिर्फ यही आइटम है, दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव। तो सबसे पहले तो होगा प्रिंटेड बुक्स। अगर ये आप कोई बुक्स वगैरह प्रिंटेड बुक्स परचेज करते हो तो वो एग्जाम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। न्यूज़पेपर, जर्नल एंड पीरियोडिकल, ये भी एग्जाम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, अगर कोई आपने स्टैम्प पेपर में एक्सपेंडिचर किया है whether for capital or revenue, it will also be a exempted supply. Then postal item like envelope, postcard, etc. ये तो हमने 4 एग्जांपल दी हैं सिर्फ exempted गुड्स की, बाकी इट इज अ वेरी 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 लॉन्ग लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर उसमें से आप कुछ परचेज करते हो तो वो सारी की सारी एग्जम्प्टेड गुड्स की कैटेगरी में आएगी। ये तो होगी एग्जम्प्टेड गुड्स की डेफिनेशन। देन एग्जम्प्टेड सर्विसेज, एग्जम्प्टेड सर्विसेज आल्सो इंक्लूड्स, तो दिस लिस्ट इज आल्सो इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। तो जो और काफी सर्विसेज हैं जो एग्जम्प्टेड की कैटेगरी में आती हैं, बट हमने इसमें कुछ एग्जांपल दिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर है तो वो एग्जम्प्टेड की डेफिनेशन में आएगा। देन अगर हमने कोई एक्स डिपॉजिट ले रखा है, कोई लोन ले रखा है, किसी से एडवांस ले रखा है और उसका हम कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या उसको कोई उसकी कैश इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो भी एग्जम्प्टेड की डेफिनेशन में ही आएगा। तो उसको हमने एग्जम्प्टेड की कैटेगरी में रख के इस कॉलम में रिपोर्ट करना है। देन अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड करी, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूटी ने और एलए ने, बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, अगर हम कोई फीस पे कर रहे हैं इन अथॉरिटीज को, इन गवर्नमेंट्स को, जिस किसी रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर एनी लॉ, वो भी एग्जम्प्टेड सर्विसेज की कैटेगरी में आएगी।
टोल चार्ज, अगर हमने कोई टोल चार्ज पे करे हैं और बुक एक्सपेंडिचर बुक किया है तो वो भी एग्जाम्पल की डेफिनेशन में आएगा। तो ये जो हमने दो लिस्ट डिस्कस की है, एग्जाम्पल सिक्योरिटी और एग्जाम्पल सर्किट, दीज बोथ लिस्ट आर इंक्लूसिव इन नेचर एंड देयर इज लॉन्ग लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो वो आप अगर कोई एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो वो आपका इस कैटेगरी में आता है, तो आपको वो एग्जाम्पल की कैटेगरी में रिपोर्ट करना है अंडर कॉलम 3। देन कॉलम 4, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर आप कोई परचेज कर रहे हो कंपोजिशन डीलर से तो आपने कॉलम 4 में रिपोर्ट करना है। कंपोजिशन में हम फर्दर डिस्कस करते हैं कंपोजिशन में क्या क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपोजिशन डीलर के बारे में। तो जो कंपोजिशन डीलर है वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता अपनी इनवॉइस में, उसको अपने तरफ से जमा करवाना पड़ता है। एक तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। दूसरा, वो इंटरनेट सप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने किसी इंटरस्टेट बायर सप्लायर से परचेज करा तो इट मीन वो आपकी कंपोजिशन नहीं हो सकती। थर्ड, कंपोजिशन वाला आपको सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है, वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता, उसके बिल के ऊपर लिखा होगा कंपोजिशन सप्लाई। तो दीज थ्री आर फ्यू आर बेसिक कंडीशन, बाकी और भी हैं वो आप, हम अगर कोई कंपोजिशन परचेज करिए तो हम उसको इसमें रिपोर्ट करना है। फिर वही कंपोजिशन सप्लाई जो डीलर आपको रिपोर्ट सप्लाई कर रहा है वो उसको इट इज मैंडेटरी, तो जो आपको बिल देगा बिल के ऊपर लिख के देगा बिल ऑफ सप्लाई, वो कंपोजिशन सप्लाई बिल ऑफ सप्लाई लिखेगा, ना कि टैक्सेबल सप्लाई, और वो आपसे टैक्स भी नहीं चार्ज कर सकता। दीज आर फ्यू कंडीशंस फॉर कंपोजिशन डीलर। तो जो आपने कंपोजिशन से परचेज करी है वो सारी की सारी आपको कॉलम 4 में रिपोर्ट करनी है। देन कॉलम 5, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज। जो भी आपने इसके अलावा जो हमने 3-4 में डिस्कस किया और अनरजिस्टर्ड नहीं है, जो आपने परचेजेस करनी है वो सारी की सारी सप्लाई जो रजिस्टर्ड डीलर से है वो इस कॉलम में रिपोर्ट करनी है। मेजॉरिटी ऑफ सप्लाईज जो आपकी होगी वो रजिस्टर्ड डीलर से इस कॉलम में है। कि सबसे बड़ी जो सप्लाई होती है परचेज, परचेज सबसे ह्यूज अमाउंट होती है, तो परचेज सारी की सारी मोस्टली रजिस्टर्ड से होती है, तो वो रजिस्टर्ड वाली इस कॉलम में आएगी। जो आपने सप्लाई रजिस्टर्ड डीलर से करी है कंपोजिशन और एग्जम्प्ट सप्लाई को छोड़ के वो इसमें आएगा, राइट। नेक्स्ट, टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटी, जो हमारा कॉलम 6, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें कोई पेमेंट वर्ड जरूर पेमेंट यूज हुआ है बट हमने पेमेंट से कोई लिंक नहीं, जो एक्सपेंडिचर किए हैं उसी को पेमेंट मानकर द टोटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज, जो हमने कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 में ऊपर डिस्कस किया, जो हम रिपोर्ट कर चुके हैं, तो इन तीनों का टोटल कॉलम नंबर 6 में आएगा। ये ध्यान रखना, इसमें हमने कोई वर्किंग नहीं करनी है इन एडिशन टू कॉलम नंबर 3, 4, 5। इट विल बी ऑटोमेटिक कॉलम एंड टोटल ऑफ 3, 4, 5 विल कम अंडर 6, राइट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉलम, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जो हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है जो उस एंटिटी से सप्लाईज परचेज करनी है जो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है, वो हमने इस कॉलम में रिपोर्ट करनी है, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमने पहले रिपोर्ट करा है वो रजिस्टर्ड एंटिटी का कॉलम नंबर 3, 4, 5 और 6। 2 नंबर कॉलम था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, 3, 4, 5 था रजिस्टर्ड एंटिटीज का और 7 था अनरजिस्टर्ड एंटिटी का, ठीक। और जो 3, 4, 5 में था, 3, 4, 5, 6 में था, वो 6 नंबर था टोटल का 3, 4, 5 का। तो और जो, तो वो मैं इसलिए यहाँ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 6 नंबर और 7 नंबर का टोटल 2 नंबर से मैच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं 2 नंबर में टोटल खर्चा डाला था, 6 में डाला था टोटल ऑफ रजिस्टर्ड एक्सपेंडिचर फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटीज, सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटीज, और 7 में डाला सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड एंटिटीज। तो 6 और 7 का टोटल शुड टैली विद कॉलम नंबर 2, राइट। देन एक और जो हम अभी तक वर्किंग करी है, जो सप्लाई रिपोर्ट करी है 44 में, तो उसका एक अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर भी फॉर्म 3CA 3CB में, इट इज एडवाइजेबल दैट एक टैक्स ऑडिटर शुड रिपोर्ट प्रॉपर डिस्क्लोजर इन फॉर्म 3CA एंड 3CB एज जो भी टैक्स ऑडिटर ने व्यू लिया है इन रिलेशन टू एक्सपेंडिचर, कोई आपने मीनिंग में कुछ भी कोई जो हम रिपोर्ट नहीं किया इसमें, जो हम आगे डिस्कस करें कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर जो नहीं रिपोर्ट करने, तो वो भी आप 3CA 3CB में रिपोर्ट कर सकते हो, राइट। देन जैसे हमने बताया कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है, वो नहीं रिपोर्ट करने। तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं, बिकॉज लिस्ट देयर आर फ्यू एक्सपेंडिचर व्हिच शुड नॉट बी रिपोर्टेड। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, नॉट टू बी रिपोर्टेड बिकॉज इट इज नॉन कैश चार्जेस। सेकंड, बैड डेट्स, अगर आपने कोई बैड डेट्स डाल दिए, अकाउंट रिटर्न ऑफ डाल दिए एज एन एक्सपेंडिचर, तो ये भी अकाउंटिंग एक्सपेंसेस तो है बट इन द नेचर नॉन कैश चार्जेस, तो ये हमने इसमें रिपोर्ट नहीं करने। यू कैन एक्सक्लूड दीज एक्सपेंडिचर फ्रॉम क्लोज 44 ऑल्सो। उसके अलावा इन दो के अलावा अगर जो भी आइटम शेड्यूल 3 की है, जो CGST एक्ट का शेड्यूल 3 है, जो बात करता है ऐसी ट्रांजैक्शन की जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है,
तो उस टाइप के एक्सपेंडिचर भी इसमें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं, शेड्यूल ऑफ एग्जांपल 3। एग्जांपल कौन कौन सी हैं? These are a few examples. This is not all. There are schedule 3. This list is inclusive also, same similar as earlier also. सबसे पहले तो हमने कहा कि अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो वो शेड्यूल 3 का पार्ट है, तो वो इसमें रिपोर्ट नहीं होगा। देन सेल ऑफ लैंड, अगर कोई लैंड सेल करी है तो वो भी इसमें रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी गैप बैटलिंग गैम्बलिंग शुड नॉट बी रिपोर्टेड हेयर। देन सप्लाई ऑफ वेयर गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, हाई सी सेल, अगर आपकी हाई सी सेल है तो वो भी शेड्यूल 3 का पार्ट है, तो वो भी यहाँ रिपोर्ट नहीं करनी। तो शेड्यूल 3 का कोई पार्ट, कोई भी एंटिटी हो, वो शेड्यूल 3 का पार्ट की वो रिपोर्ट नहीं करनी। डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो भी यहाँ रिपोर्ट नहीं करना। तो ये थे कुछ ऐसी एग्जांपल जो हमने जीएसटी के दायरे से बाहर है, वो यहाँ रिपोर्ट नहीं करने की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ तक हमने जीएसटी क्लॉज 44 के हर आइटम को डिस्कस किया, हर उसमें कौन से कॉलम है, क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना, क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना, तो वो हमने अभी तक डिस्कस किया। तो अभी हमने इसमें कुछ एफएक्यूज हैं, वो देख लेते हैं, एक दो एफएक्यू जो हमने पीछे अभी तक डिस्कस किया उसके बारे में। सबसे पहला एफएक्यू है, वेदर एवरी हेड ऑफ एक्सपेंडिचर इज टू बी रिपोर्टेड। नो। जैसे हम, मैं मतलब ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, इट स्टार्ट्स विद ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वही इसमें इकट्ठा करके रिपोर्ट करना, सेपरेटली एक एक एंट्री रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन इज द टैक्स ऑडिटर रिक्वायर्ड टू कीप रिकंसिलिएशन वर्किंग पेपर फॉर टोटल एक्सपेंडिचर इन P&L वर्सेज वैल्यू रिपोर्टेड इन क्लॉज 44? जो हमने P&L में रिपोर्ट किया है, जो क्लॉज 44 में रिपोर्ट किया है, क्या उसकी रिकंसिलिएशन के वर्किंग पेपर संभाल के रखने की रिक्वायरमेंट है? तो इट इज एडवाइजेबल, यस, हमें संभाल के रखने चाहिए, वर्किंग पेपर बना के रखने चाहिए, सो दैट फ्यूचर में हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इट वाज ऑल अबाउट क्लॉज 44 ऑफ 3CD जो जीएसटी के बारे में था। तो हमने उसी के बारे में डिस्कस किया, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्लॉज 44। फर्दर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस यूट्यूब वीडियो। Further, I request all the members to like my video and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Goel on GST. Thank you very much.